बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने वीडियो सीरीज़ का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसमें हम जो है ना मुख्तलिफ एकेडमिक से ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि जो अमूमन हमारे यहाँ प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या तो ममनू है या फिर ज़्यादा ऑडियंस ना मिलने की वजह से कवरेज उनको नहीं मिलती। तो पहले सिलसिले में मैंने डॉक्टर शफ़ीक साहब से इंटरव्यू किया था, उसके 2 किस्तें जो है ना आप मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं। और अनकरीब तीसरी किस्त जो है आप मुलाहिज़ा फरमाएँगे। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर साइमा हयात साहिबा और ये बेसिकली इनका इटली से ताल्लुक है। ये कराची पाकिस्तान से ताल्लुक है, लेकिन ये इटली में स्टडी के सिलसिले में है और ये वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है पादुआ, वहाँ से स्टडी कर रही हैं और ये दुनिया की दूसरी कदीम तरीन जो है यूनिवर्सिटी है। और इससे जो बताया जाता है कि दुनिया की जो पहली कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है उसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया बोलोनिया यूनिवर्सिटी है और वो भी इटली में ही है। ये इटली में बेसिकली जो है वो ह्यूमन राइट्स और जमहूरियत के मौजू पर जो है डिग्री ले रही हैं। इससे पहले इन्होंने जो है अखबार में एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में इन्होंने बतौर रिपोर्टर की खिदमत सरअंजाम दी और 2009 से लेकर 2015 तक ये जामिया कराची में बतौर रिसर्च असिस्टेंट के काम करती रहीं उनके पाकिस्तान स्टडी सेंटर में और उसके बाद प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर इन्होंने तहरीक नस्वा में भी काम किया है। और जो बुनियादी मकसद है उनके साथ लाइव आने का, उनसे गपशप करने का, वो ये है कि ये जो अमूमन कहा जाता है कि पोस्ट कोरोना दुनिया जो है वो डिफरेंट होगी कोरोना दुनिया से और अमूमन ये एक हॉट टॉपिक है आजकल का कि कोरोना जो क्राइसिस है वो हमारी सियासत पर, मईशत पर और सोशियोलॉजी यानी समाजियात पर क्या असर डाल रहा है। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि बनिस्बत ये कि हम दानिशवाराना जो है ना प्रोजेक्शन करें, पेशगोइयाँ करें, तो क्यों ना हम ना जो रियल डाटा है, जो ज़मीनी सूरत-ए-हाल है, उसका मुशाहिदा करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो ममालिक जैसा कि इटली है, वहाँ ये क्राइसिस तकरीबन गुज़र चुका है और आजकल जो है केसेस डेली केसेस की तादाद इंतहाई कम है और शहर जो है लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और किसी हद तक इटली जो है सुकून का साँस ले रहा है। तो मैंने साइमा हयात साहिबा से राब्ता किया कि हम उनसे पूछें कि जब ये बहरान आया था, तो उस बहरान के दौरान इंसानी नफ्सियात उन्होंने क्या मुशाहिदा की? मतलब बतौर इंसान के उन्होंने खुद क्या महसूस किया? और उन्होंने जो इर्द-गिर्द देखा कि इटालियन जो सोसाइटी है, वो इस बहरान को कैसे रिस्पॉन्स कर रही थी? इसी तरह हम उनसे ये पूछें कि ये जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल सिनेरियो कोरोना से पहले का था और अब कोरोना के बाद का है या अभी भी अगर हम समझें कि कोरोना क्राइसिस मुकम्मल तौर पर तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम इटली जो है जैसा कि मैंने पहले बताया किसी हद तक इस बहरान से गुज़र चुका है और अब रिकवरी के फ़ेज़ में दाखिल होने को है। तो बहुत शुक्रिया साइमा हयात साहिबा। तो सबसे पहला सवाल जो है मैं आपसे करूँगा वो ये है कि जब ये बहरान आया, तो बतौर एक फ़र्द के आपने अपने रवैयों का क्या मुशाहिदा किया और आपने क्या महसूस किया कि जो इटालियन शहरी हैं, वो इस बहरान को कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया ज़ीशान कि आपने मुझे मौका दिया इस सेशन में बात करने का और आपने मुझे डॉक्टर बना दिया क्योंकि आप डॉक्टरों के दरमियान रहते हैं इसलिए। तो मैं डॉक्टर अभी नहीं हुई हूँ। मैंने अभी अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है ये जो आपने ह्यूमन राइट्स में। मैं आपको ज़ीशान एक बात बताऊँ कि इस वक़्त मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया तो इस वक़्त इटली में जो है वो 3 लाख से ज़्यादा चाइनीज़ रहते हैं और ठीक उसमें है। 8,000 से ज़्यादा हमारे पास स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो जो लॉकडाउन से पहले जब जो केसेस आ रहे थे तो उस वक़्त हमें ये न्यूज़ मिलती थी कि वो चाइनीज़ क्योंकि चाइनीज़ ने डर के मारे आप ये समझ लें कि फ़रवरी के मतलब फ़रवरी के मिड से और फ़रवरी के स्टार्ट से बहुत सारे एरियाज़ में चाइनीज़ ने अपनी शॉप्स, अपनी चीज़ें बंद कर दी थी। उन्होंने बंद कर दी थी और वो उसकी एक यही वजह थी कि वो इटालियंस की वजह से बहुत खौफज़दा थे। और एक बात मैं आपको ये बताऊँ कि जो जितने भी चाइनीज़ स्टूडेंट थे जहाँ तक मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ के हद तक मैं जानती हूँ कुछ स्टूडेंट को, चाइनीज़ स्टूडेंट को, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दिया था और वो डरते थे कि अगर हम जाएँगे तो हमारे साथ कोई ना कोई मिसहैप या कोई ना कोई रेसिस्ट किस्म की हरकत होगी। तो ये तो हम लॉकडाउन से पहले की ये खबरें हमें थी। लेकिन जब जैसे ही लॉकडाउन
स्टार्ट हुआ और यहाँ पर 10 मार्च से पूरा इटली को जो है वो पूरे नेशन वाइड जो है लॉकडाउन को जो है फैला दिया गया, क्योंकि शुरू में जो है सिर्फ 10 सिटीज को पहले लॉकडाउन किया था, लेकिन फिर 10 मार्च को पूरे कंट्री में लॉकडाउन कर दिया गया। तो उसके बाद जो है सिचुएशन बहुत ही चेंज थी, बहुत ही गंभीर किस्म की थी, क्योंकि आप बिल्कुल नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे थे और आपको डेथ्स भी उस हिसाब से हो रही थी, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की सिचुएशन है। तो जहां तक मैंने जितनी चीजों को फॉलो किया है, उस लॉकडाउन के वक्त जो जब लोग घरों में मौजूद थे, तो उस वक्त इस तरह की कोई सिचुएशन हमें नहीं मिली कि कोई ऐसी वीडियो वायरल हुई हो या कुछ ऐसी चीज हो तो जो मेरी नजर से नहीं गुजरी, ना ही इस चीज को मैंने नोटिस किया। पर दूसरी बात, आपने मुस्लिम कम्युनिटी की बात की, तो मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में मैं आपको ये कहूंगी कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में एशियन मुस्लिम कम्युनिटी और अरब और कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। तो उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर आगे बढ़कर चैरिटी की है, और वो मतलब इटालियंस के लिए भी बहुत हैरानकुन बात थी। और बहुत सारे इटालियंस उन्होंने जब ये देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी आगे आई है और वो मस्जिदों से उनका ताल्लुक है, या वो इस्लामिक सेंटर से, या उनकी अलग इस्लामी जमातें हैं, उन सब ने मिलकर यहाँ पर बिला किसी मजहब के, नस्ल के और जबान के लोगों के साथ ताउन किया, लोगों को चैरिटी मतलब लोगों के लिए चैरिटी किया। तो उसके साथ बहुत सारे इटालियंस भी उन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मिल गए और उन्होंने चैरिटी का वर्क किया। तो ये बहुत खुशाइन बात है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे अब जैसे बहुत सारे मेयर्स ने बहुत सारे सिटी के मेयर्स ने उस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छे मैसेजेस जो है वो भी दिए, ताकि लोगों के अंदर एक जो भाईबी जगानगत होती है वो मौजूद रहे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज मुझे देखने को मिली। जी हाँ, और दुरुस्त है। तो ये जो फूड सप्लाईज हैं, आपके आपके ख्याल में आपने जो मुशाहदा किया, ये जो फूड सप्लाईज हैं, ये मतलब मेंटेन रही हैं, यानी लोगों को खुराक जो है फ्राहमी मौजूद रही है, शॉप से वो खरीदते रहे हैं, सुपर स्टोर से मतलब चीजें दस्तयाब रही हैं, या किसी चीज की कमी आपने मुशाहदा की है? जहाँ तक ये फूड चेन की बात है और वो फूड सप्लाई की बात है, तो अच्छा। कोई भी एक ऐसी न्यूज नहीं है। शुरू में जब ये लॉकडाउन शुरू होने से जब ये 10 मार्च से मैं पहले की बात बता रही हूँ, तो लोगों ने बहुत सारी ज्यादा ग्रोसरी करना शुरू की। तो एक दो वीडियोस यूं वायरल हुई थी कि ये तो कि पास्ता खत्म हो गया। तो उसपे एक उस वीडियो में एक बूढ़ा शख्स है, वो ये कह रहा है कि ये ऐसा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं हुआ कि मुझे पास्ता नहीं मिले खाने को। तो ये पास्ता की पूरी शेल्फ जो है वो खाली थी। तो इस तरह की हमें चीजें नजर आई, लेकिन थ्रू आउट ये जो 2.5 महीने का जो लॉकडाउन रहा है, इसमें मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैं खुद भी ग्रोसरी के लिए करने जाती रही हूँ, तो मुझे कभी भी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई किसी चीज की शॉर्टेज के लिए। और इवन ना सिर्फ मतलब हर चीज अवेलेबल थी, बल्कि उनके प्राइस भी वही थे, मतलब प्राइस कंट्रोल भी गवर्नमेंट ने रखा, और किसी भी चीज की दिक्कत में शहरियों को नहीं हुई ग्रोसरी हासिल करने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई प्रॉब्लम इटली में आया हो, मेरा जहां तक मेरा जाती मुशाहिदा है। दुरुस्त, दुरुस्त। अच्छा, आजकल क्या सूरत हाल है? मैंने तो ये सुना है कि सिवाय हेयर ड्रेसर के बाकी सारी शॉप्स जो हैं वो खुल रही हैं, और मैंने जब से ये कोरोना क्राइसिस आया तो मैंने अपने बाल नहीं कटवाए, आप देख सकते हैं। तो मैं तो खौफज़दा हूँ कि अगर यहाँ भी जब ये सारा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो अगर ये हेयर ड्रेसर को ना इजाज़त नहीं देंगे शॉप खोलने की, तो मेरे तो बाल अभी तक फिर क्राइसिस फेस करते रहेंगे। तो वहाँ क्या लॉकडाउन खत्म हो रहा है और शॉप्स वगैरह, बिज़नेसेस, ये सारी चीज़ें खुल रही हैं, या अभी 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 वक़्त लगेगा? नहीं, जैसे ये आपने शायद न्यूज को फॉलो किया हो, तो 18 मई जो डेट थी, उसमें सारे बिजनेसेस ओपन कर दिए। तो पहले अच्छा, सारे बार्बर शॉप्स, बिज़नेस। हाँ, सारे बिजनेसेस, पहले बार्बर शॉप्स का ये था कि उसको हम थर्ड फेज में खोलेंगे, 1 जून के बाद हम उसको ओपन करेंगे। लेकिन फिर बहुत ज्यादा प्रेशर रहा मतलब इन लोगों की तरफ से, हर कम्युनिटी की तरफ से। तो फिर उन्होंने 18 मई को बार्बर शॉप्स भी ओपन कर दिए, लेकिन उन्होंने फिर हर हर बिजनेस के लिए जो एसओपीज दिए हैं
शहरियों के लिए, तो वो चाहते हैं कि उनको एसओपीज को फॉलो किया जाए। लेकिन मैं आपको अपने टाउन के हिसाब से बताऊं कि जब ये 18 मई आज भी और कल भी जब मैंने विजिट किया अपने टाउन का, तो बहुत सारी शॉप्स खुली नहीं थी। लेकिन आप मतलब मैं हैरत, मतलब मेरे लिए बहुत ही बाइस से हैरत थी बात कि वो सारी शॉप्स एम्प्टी थी, कि लोग अभी भी डर रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर और खौफ अभी भी मौजूद है। तो वो इक्का दुक्का उन शॉप्स में, क्योंकि बहुत सारी बहुत लाइन से जैसे बार्बर शॉप्स होती हैं बनी हुई हैं, तो वो इक्का दुक्का उनमें कस्टमर मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से मैं सोच रही थी कि सबसे ज्यादा रश तो बार्बर शॉप्स पे होगा या ब्यूटी सलून पे होगा, तो वो मुझे मेरे टाउन की हद तक मुझे नजर नहीं आया। और अभी भी जी, बल्कि मैंने कुछ न्यूज को फॉलो किया, तो उसमें यही है कि चीजें ओपन हुई हैं, शॉप्स खुली हैं, लेकिन वो एम्प्टी हैं। तो लोगों हुँ, ने अब ये चीज सीख ली है कि साढ़े 2.5 महीने का जो लॉकडाउन हुआ है, उसमें उन्होंने ये सीख लिया है कि अगर हमें जरूरत महसूस होगी तो हम घर से बाहर जाएंगे। हम बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें, तो ये हमारी सेफ्टी के लिए भी है और हमारे प्यारों की भी, प्यार दुरुस्त है, के लिए। तो मेरे दुरुस्त है। नजदीक मैं ये समझती हूँ कि आई डोंट नो कि कब ये इस कोरोना वबा से पूरी दुनिया जो है मुकम्मल तौर पर इस वबा का खात्मा होगा, तो शायद एक सेलिब्रेशन तो बनती है। जी और हाँ, जी मैं हाँ। ये समझती हूँ कि इटालियन इटालियन कौम कौम को घरों में बिठाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये 9 to 5 काम करते हैं, उसके बाद 5 to 9 जो है ये जो है बाहर फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग होती है, बहुत सोशलाइज करते हैं। तो आपको जगह जगह पार्क्स और पब्स और बार्स में ये लोग नजर आएंगे। तो मैं समझती हूँ कि इस मतलब इटालियंस ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा किया है, और जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे अमेरिका में या जर्मनी में और नेदरलैंड में भी और बेल्जियम में भी हमने देखा। लेकिन यहाँ पर ड्यूरिंग लॉकडाउन हमें कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं नजर आया कि इटालियंस ने अपनी हुकूमत के खिलाफ किया हो, कि हमें जो है घरों हुँ, में क्यों बंद कर रखा है। तो मैं हुँ, समझती हूँ कि बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है बहैसियत मतलब कौम के, और इन्होंने हुँ। पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि हम अगर साथ मिलकर हुकूमती अहकामात की पाबंदी करें तो हम इस चीज से छुटकारा हासिल कर सकते जी। अच्छा, जहाँ तक ना हुकूमत की बात की आपने, हैं। तो मेरे लिए इसमें दिलचस्प बात ये है कि कोरोना क्राइसिस से पहले जो है वो जो इ मतलब इटली की जो रूलिंग पार्टी है, वो क एक पॉलिटिकल क्राइसिस फेस कर रही थी हम्म। और लोगों के अंदर भी उसकी लेजिटिमेसी जो है ना किसी हद तक वीक थी। बिल्कुल। लेकिन जब ये क्राइसिस के बाद ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है लोगों में अपनी लेजिटिमेसी यानी एक्सेप्टेंस भी हासिल कर चुकी है, हम्म। लोगों ने अप्रिशिएट किया अपनी गवर्नमेंट के रोल को और गवर्नमेंट जो है इस वक्त जो है वो क्राइसिस नहीं है कि जो इससे पहले फेस कर रही थी और इस वक्त लोग कह रहे हैं कि भाई एक हद तक रेस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा भी कर रही है, जैसे इमिग्रेशन के नए लॉज लाए गए हैं हम्म। और लोगों को ना वेलफेयर प्रोवाइड करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई है। तो आप इस पूरे सियासी जो तब्दीली है, आप इसको किस नज़र से देखती हैं कि आया जो वहाँ का स्टेटस क्वो है वो मज़बूत हुआ है, जमहूरियत मज़बूत हुई है या फिर ये कहना सियासी अदम इस्तेहकाम आया है? ज़ीशान, मैं आपको एक बात बताऊँ कि 2018 जो है वो इटली में भी जो है जनरल इलेक्शंस का साल था। तो 4 जी, मार्च 2018 को यहाँ इलेक्शन हुए। तो इलेक्शन में जो 3 बड़ी पार्टीज़ थी, उनको सीट्स मिली। तो कोई भी एक बड़ी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकी। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पेश आई गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। तो आप ये देखेंगे 4 मार्च को जब इलेक्शन हुए और 4 मार्च से 1 जून 2018 में इनकी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हुई। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं कि जो 2 बड़ी पार्टीज ने जब हुकूमती इत्तेहाद किया, तो उन दोनों की तरफ से कोई भी प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई भी किसी भी एक शख्स के ऊपर वो लोग मुत्तफिक नहीं हो रहे थे पार्टी के लेवल पे। तो फिर एक बिल्कुल न्यूट्रल शख्स को लाया गया, जो कि अभी हालिया प्राइम मिनिस्टर हैं, कोंते साहब। तो उनको जो है वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो एक न्यूट्रल वो थे, उनके लिए थे। जमातों का जो है उनका तजवीज करदा वो नाम था। तो उन्होंने क्या किया कि हुकूमत फॉर्म की और 1 जून से उन्होंने हल्फ लिया और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए 1 जून 2018। लेकिन और 1 साल तक इनकी गवर्नमेंट चलती रही। लेकिन
राइट विंग जो पार्टी थी, जो कि आपने नाम भी सुना होगा, जो कि यहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर भी थे और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी रोल प्ले कर रहे थे, सल्वीनी। उन्होंने एक इन हाउस तब्दीली करने की कोशिश की क्योंकि वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। और उनकी और दूसरी बात ये कि उनकी वजह से जो गैर मुल्की यहाँ पर मौजूद है, इलीगल यहाँ पर रह रहे हैं, उनको बहुत मुश्किलात का सामना था क्योंकि वो उनके खिलाफ थे और उनकी सारी पॉलिसीज उनके खिलाफ थी। और वो मतलब इमिग्रेशन पॉलिसी पर भी बहुत सख्त किस्म की चीजें करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट थी उसको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और यूरोपियन यूनियन का भी बहुत ज्यादा प्रेशर था कि आप जो सल्वीनी है वो सैमा हटाना। सैमा मैं चाहूंगा कि आप ना ओके, इसको, जी हाँ, जी मैं हाँ, अब समराइज कर देती हूँ। तो मैं समराइज आपको बता रही थी कि इस तरह की सिचुएशन थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 20 अगस्त 2019 को एक क्राइसिस आया और जो है प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई और प्राइम मिनिस्टर ले आए, मैं इस्तीफा दे देता हूँ। लेकिन यहाँ के प्रेसिडेंट ने, ये आपको मैं बिफोर कोरोना सिर्फ 2 महीने पहले की बात बता रही हूँ। तो इस वक्त आप ये देखें कि उस वक्त मामला सॉल्व हुआ और जो है दोबारा कॉन्ते साहब को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और जो राइट विंग की जो पार्टी थी वो अपोजिशन में चली गई, जो सिल्वीनी की पार्टी थी वो अपोजिशन में चली गई। तो आप ये देखें कि एक इतना बड़ा सियासी बहरान था जो कि कॉन्ते साहब ने फेस किया और उसके 2 महीने बाद ही कोरोना आ गया। तो उससे पहले जो इस हुकूमत के बारे में और खास तौर पर इस प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो बात की जाती थी, वो ये कहते थे कि ये डमी प्राइम मिनिस्टर है, इन दो पार्टीज के बीच में मतलब इसकी कोई पुरसाने हाल नहीं है इसका। तो लेकिन आप ये देखें कि कोरोना क्राइसिस में एक एक ये लीडर बन के उभरे हैं। वैसे बेसिकली ये टेक्नोक्रेट्स हैं, लेकिन कोरोना क्राइसिस ने इनको एक लीडर बना दिया। तो आप ये देखें कि यहाँ का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि वो एक टेक्नोक्रेट को भी जब मौका मिलता है तो वो डिलीवर कर देता है। और हालांकि क्योंकि उनको दोनों सियासी पार्टियों की हिमायत हासिल थी, तभी वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो अभी मेरा ख्याल है, मतलब जो जितना मैंने इनको देखा, ऑब्जर्व किया, तो लोगों ने बिफोर कोरोना इस गवर्नमेंट का कोई लोगों का इतना एतमाद नहीं था। लेकिन इसके बाद जब कोरोना क्राइसिस में प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को हैंडल किया और उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक वे में जो है इस सारे कोरोना के क्राइसिस को देखा, तो उस हिसाब से लोग बहुत खुश हैं और लोगों का एतमाद जो है बहाल हुआ है। और उनकी आप जितनी भी स्पीचेस आप उठा के देखें जो उन्होंने ड्यूरिंग लॉकडाउन दी हैं, की हैं, तो वो उन्होंने हमेशा ये कहा है और कभी उन्होंने खौफ नहीं दिलाया अपनी आवाम को, ये जो है ये खौफनाक चीज है और हम कुछ नहीं कर सकते और ये नहीं। उन्होंने हमेशा कहा कि हुकूमत सब कुछ करेगी, लेकिन हमें सिटीजन्स को हमारा साथ देना है। तो मैं समझती हूँ कि इस पूरे बहरान में ये जो कोरोना क्राइसिस था, इसमें जो एक वीक एक गवर्नमेंट थी, उसने जो है स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं सिस्टम की वजह से डिलीवर किया और वो एक हीरो बनकर जो है वो सामने आए हैं, जो ठीक यहाँ है, के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। यानी मतलब ये हो गया कि इससे पहले कि जब आपने बताया कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है इनका वर्क करता रहा है, हम्म। वो इस तरह से कि मार्केट में कोई क्राइसिस नहीं पैदा हुआ खुराक की फराहमी का, हाँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि एक मार्केट का जो बेसिक फंक्शन था इस क्राइसिस में यही था ना कि खुराक की ना मतलब वो जो है अदम दस्तयाबी का इशू ना दस्तयाब। आए, और एक एफिशिएंट मार्केट को जो है हम समझते हैं कि ऐसी ही होती है। दूसरा, एक एफिशिएंट पॉलिटिकल सिस्टम को भी हम ये समझते हैं कि एक ऐसा निज़ाम होता है कि जो बहरान के दौरान जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो और लोगों की ना मदद करे। ना कि ये कि अगर कोई बहरान पैदा हुआ है तो साथ में पॉलिटिक्स भी बहरान का शिकार हो हम्म। जाए, तो ऐसा नहीं हुआ। यानी मतलब ये है कि कोरोना ने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इकोनॉमी थी, जो हम्म। राइज पॉलिटिक्स थी उसको स्ट्रॉन्ग किया है, इसका ना कि कोई बड़े लेवल की कोई ऐसी तब्दीली लाई गई है कि जैसा कि बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा, नहीं, और मेरा दूसरा ये दूसरा आपने, हाँ जी, आप कुछ फरमा रही थी? नहीं नहीं, सॉरी, आप कहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि किसी भी किस्म की कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है देखने में नहीं मिली, बल्कि इन्होंने जो पैकेजेस दिए हैं जो अपनी आवाम को, तो उसमें उन्होंने जो मजदूर तबका है, जो लेबर फोर्स है, उसको उन्होंने बहुत ज्यादा
अकोमोडेट किया है इन पैकेजेस में, और लोगों को बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं है कि अगर वो जॉबलेस हुए तो उनके पास खाने को पैसे नहीं है। तो ये हुँ, एहसास नहीं है लोगों के पास, क्योंकि लोगों को बोनसेस मिले हैं और वो मिलते रहे हैं, और आइंदा भी जो है जिस तरह का इन्होंने बिलियन यूरोस का जो है वो एक पैकेज अपनी आवाम के लिए दिया है, और हर कैटेगरी के लोगों को दिया है। तो मेरा ख्याल है कि आवाम इस हवाले से तो बहुत खुश है कि हमारा हक जो है हमें दिया गया, जो हम टैक्स की मद में पैसे देते हैं, हुँ, हुँ। देते रहे हैं, वो हमें जो है हमें हमें उसका रिवॉर्ड मिला है, और हमें जो है कोई प्रॉब्लम ऐसे फेस नहीं करनी पड़ी। तो ये मुझे जी। लगता है कि ये एक पॉजिटिव चीज है। जी हाँ, और इसी तरह आपने सोसाइटी से मुतालिक भी जो पॉज़िटिव चीज़ बताई वो ये कि लोगों के दरमियान जो है इस क्राइसिस के दौरान बनिस्बत ये कि लोग एक-दूसरे से भागें, लोगों ने एक-दूसरे की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश की है। और ये अच्छी बात ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने भी इस सिलसिले में जो है, जो उनके लिए फॉरेनर कम्युनिटी है, उसने भी एक पॉज़िटिव रोल अदा किया। और ये भी देखने में आया है कि जो इटालियन हैं, उन्होंने इस क्राइसिस के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा खैरातें करने की कोशिश की है, लोगों को ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या कहते हैं हेल्प करने की कोशिश हेल्प की है करने की। फाइनेंशियल। अदरवाइज़ जो है इटालियन अमूमन इस सिलसिले में यूरोप में मशहूर नहीं समझा जाता, यानी कि वो लोगों की इतनी ज़्यादा हेल्प हेल्प हाँ, करने वालों बिल्कुल, में से नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने बताई एक बात कि मैं फिर सोचने लग गया, हम दोबारा इटली के हुँ, टॉपिक की तरफ भी आएँगे। मैं हुँ, सोचने लग गया कि पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान खान साहब, तो उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनकी लेजिटिमेसी कमज़ोर है, लोगों में उनकी एक्सेप्टेंस कम है, और उसकी वजह ये है कि जैसा कि मतलब उनको भी लाया गया है किसी तरह से। एक तरह हुँ, से मतलब उनके बारे में भी जो पाकिस्तान की 2 अपोज़िशन की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, तो उनको ना वो समझती हैं कि प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड सिलेक्टेड समझती हैं। सिलेक्टेड और प्राइम मिनिस्टर। लोगों की भी एक बड़ी तादाद जो है उनको हुँ, समझती है कि उनको लाया गया है। जैसा कि आपने बताया कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर को भी ऐसे ही, लेकिन हुँ, एक जमहूरी तरीके से उनको लाया जमहूरी गया हमारे तरीके से। यहाँ। जी हाँ। हुँ, और वो अपने आप को बतौर लीडर के मनवा गए, जबकि पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने आप को लीडर के तौर पर नहीं मनवा सके। तो आप ये पाकिस्तान और इटली में अगर कंपैरिज़न करें, तो आप क्या देखती हैं? क्या वजह है कि इमरान खान साहब या पाकिस्तानी हुकूमत वैसे परफ़ॉर्म नहीं कर सकी जैसे आपने इटली में देखा? मेरा जहाँ तक, अगर हम इटली और पाकिस्तान दोनों को कंपैरिज़न करें, तो मेरा ज़ाती ख़्याल ये है, हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, वो एक बहुत अहम चीज़ होती है पॉलिटिकल विल। तो इन जब ये कोरोना क्राइसिस आया और वबा, ज़ाहिर सी बात है ख़त्म तो नहीं हुई, अभी भी है। तो यहाँ के जो कोंते साहब थे, उन्होंने फैसला कर लिया था कि उन्होंने उन्होंने इस क्राइसिस से अपनी आवाम को निकालना है। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल थी, और सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि वो सारी पूरी कैबिनेट की थी, और सारी सियासी जमातें एक पेज पर थी। और जितनी भी इनकी पॉलिसीज बनी है, उन्होंने सारी जमातों को एक पेज पे लिया और सारी पॉलिसीज जो है बनाई, और उसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार साइंटिफिक चीजों का रहा है। इन्होंने उन्होंने रिसर्चर से मदद ली, और उन्होंने डेटा के ऊपर जो है सारी पॉलिसीज बनाई। तो पाकिस्तान में आप ये देखें कि इमरान खान, हम अपने प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें, तो इमरान खान के पास ना ही कोई विजन है और ना ही कोई पॉलिटिकल विल है। तो जब आपके पास कोई विजन भी ना हो और कोई पॉलिटिकल विल भी नहीं हो, तो आप अपनी चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं? तो मैं ये समझती हूँ कि इस पूरे बहरान में इमरान खान, जो कहा जाता है कि बहुत ही मजबूत आसाब के मालिक हैं, ठीक है, वो 50 ओवर खेलते होंगे, तो उस वक्त 50 ओवर वो मजबूत असाब होंगे उनके, और वो खेल जाते होंगे, लेकिन और ये दूसरा तो वो आपको, क्रिकेट थी, यही वो हाँ, क्रिकेट थी और ये बिल्कुल। और डिफरेंट चीज़ है। ये तो आपका 24 आवर्स आपको इस क्राइसिस को फेस करना है, और इस हाँ, तरह से फेस बिल्कुल। करना है कि आपको अपनी आवाम को पैनिक में नहीं डालना। तो यहाँ पर हुँ। तो आप जो प्राइम मिनिस्टर से ये सुने सुबह शाम कि जो है कोरोना होगा, सब लोग मरेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतने लोग नहीं मरेंगे, मतलब, और ना ही इतने लोग मरे। तो जब आप इस तरह की गुफ्तगू अपने प्राइम मिनिस्टर से और अपनी कैबिनेट के लोगों से सुनेंगे, तो आप ये देखिए कि पाकिस्तानी अवाम, जो कि वैसे ही कोरोना को कुछ खातिर में नहीं ला रही है, तो हुँ, अब आप ये हुँ। देखिए कि वो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, कि हमारी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अब वो सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लेकिन उनकी आप ये देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि आप भी अगर इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही हो तो आप जो है सुनते होंगे, क्योंकि जी, वो जी। अपना एक एतमाद जो है वो खो चुके हैं। तो जी। इस, और यानी जबकि यानी मतलब ये है कि साइमा हुँ, मतलब ये है कि जो है इनके पास जो लीडरशिप
बतौर लीडर के उभर कर सामने आने का एक बेहतरीन मौका था। बेहतरीन मौका था। तो लेकिन वो अब तक यही लगता है कि वो उस मौके को ना फ़ायदा नहीं उठा सके, उल्टा अपने आप को ना कमज़ोर हैसियत में सामने लाए हैं। अच्छा, वापस इटली की तरफ चलते हैं। हुँ, और एक क्वेश्चन है, वो ये कि अमूमन जो इटालियन हैं, उनको मज़हबी नहीं समझा जाता। उनका हुँ, मज़हब की तरफ ज़्यादा रुझान नहीं है। तो इस कोरोना क्राइसिस के दौरान और अब जो कोरोना क्राइसिस से लोग निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, हुँ। तो आप उनका मज़हब से मुताल्लिक रुझान क्या देखते हैं? अब मैं जैसे अब बिफ़ोर कोरोना मैं मुझे अक्सर मौका मिलता है और मिलता रहा है माज़ी में, और मैं जाती रहती हूँ चर्चेज़, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर सिवाय आप 4-5। वैसे यहाँ क्लियर कर दें कि आप जो है ना चर्च में सिर्फ़ ना मुशाहिदे के गर्ज से हाँ, जाते मुशाहिदे के लिए जाती हैं। हूँ। हाँ, मैं क्योंकि क्योंकि राइट। ऑडियंस में अगर कोई ये ना समझे कि मैंने जो है ना मतलब एक नहीं, नहीं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से किसी मज़हब की सीखा तो तब्दीली उनको का लिए आप कोई नहीं, मज़हब की तब्दीली का कोई इसमें एलिमेंट शामिल नहीं है मेरे चर्च जाने में। ठीक है, मैं सिर्फ़ ठीक है। मुशाहिदे के लिए जाती हूँ कि देखने के लिए कि वहाँ पे किस उम्र के लोग आते हैं। तो जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, तो वहाँ पर यंग लोग तो मैं ये समझती हूँ कि ना होने के बराबर होते हैं, और अगर जो बूढ़े लोग भी होते हैं, तो वो भी 4-5 इससे ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, तो जहाँ तक मैं ये देखती हूँ कि जब ये ज़ाहिर है सारे चर्चिज़ पर भी पाबंदी लगाई गई और सारी मज़हबी इबादत को रोक दिया गया और रसूमात को भी रोक दिया गया, तो मुझे कोई इस तरह से कोई आपको खबर नहीं मिली कि जो है सारे पादरियों ने जो है वो एहतजाज किया हो कि हमारे चर्च खोले जाएँ, ठीक है? और हुँ, आपको एक बात मज़े की बताऊँ कि जब ये ईस्टर का मौका आया, तो ज़ाहिर है ईस्टर इनके लिए एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, जैसे हमारे बहुत लिए ईद बड़ा होती रोल। है। तो उस ईस्टर के त्योहार पर जो आपके पोप थे, वो वेटिकन में उन्होंने खुसूसी दुआ की, और वो लाइव दिखाई गई। लेकिन उस वेटिकन सिटी में जो है उस दुआ में कोई भी शरीक नहीं हुआ, कोई भी शहरी शरीक नहीं हुआ। लेकिन हमें कहीं से ये सुनने को नहीं मिला कि जो है हमें इबादत से रोका जा रहा है, या इस किस्म का कोई एजिटेशन हमें चर्च की सूरत में मिला हो। हमें हम मतलब मेरा नहीं ख्याल कि ये हमें सुनने में आया। दूसरी बात ये कि जो लोग मज़हब पे यकीन रखते हैं, वो अब भी वैसे ही रखते हैं, और जो नहीं रखते, वो नहीं रखते, क्योंकि जब यहाँ का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि मैं जो हूँ साइंटिफिकली चीज़ों पर फैसले करूँगा, तो मैं साइंस की बुनियाद पे फैसले करूँगा, तो ज़ाहिर है अवाम भी जो है, तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि अवाम भी साइंस के हवाले से चीज़ों को देख रही है, और वो चाहती है कि हम लोग साइंटिफिकली चीज़ों को लें और हम बेहतर तौर पर इस कोरोना से लड़ सकें। और दूसरी बात एक यानी और मतलब ये जी हुँ, हाँ, हाँ, जी मैं एक और हाँ। बात बता रही थी कि अब जैसे 18 मई से चर्च भी खुले हैं और मसाजिद को भी उन्होंने इजाज़त दे दी खोलने की। लेकिन जो एसओपीज़ हैं वो इतने सख्त हैं कि अगर किसी ने भी उस पर अमल नहीं किया, तो आपको चर्च या मस्जिद पर पाबंदी लग सकती है और वो हमेशा के लिए बंद हो सकती है। तो अब जो यहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी है, और उन्होंने ज़ाहिर है 18 मई से सारी मस्जिद खुल गई, और उसके बाद जो है अब ईद का भी त्योहार आ रहा है, और ईद की नमाज़ एक बहुत बड़ा मसला है कि वो पढ़ाई जाए या नहीं। लेकिन आप ये देखें कि वो सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बैठे हैं, और उन्होंने ये फैसला किया कि हम 18 मई से मसाजिद नहीं खोलेंगे, बल्कि हम ईद के बाद मसाजिद खोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम उन एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर सकते जो उन्होंने हमें दी हैं, तो हमें उसको फॉलो करने के लिए हमें थोड़ा-सा टाइम चाहिए। तो अब आप ये देखें कि एक मुस्लिम कम्युनिटी ने ये फैसला इस सिस्टम में रहते हुए किया है। हालाँकि यहाँ यहाँ पे अब गवर्नमेंट की तरफ से कोई मसला नहीं है, लेकिन वो नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अब अगर हम पाकिस्तान की मिसाल ले लें, तो पाकिस्तान में तो पहले दिन से जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन थी मसाजिद और उलमा और हुकूमत के दरमियान। तो मसला ये है पाकिस्तान में कि हर चीज़ कुछ भी होता है, कोई भी क्राइसिस हो, दो दो इदारे या दो लोग हमेशा तसादुम में आ जाते हैं। तो और उलमा का जो किरदार हमें नज़र आना चाहिए था इस पूरे कोरोना क्राइसिस में, वो हमें मतलब बदकिस्मती है हमारी कि हमें वो नज़र नहीं आया। जबकि उनके पास बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म था कि वो लोगों को एजुकेट कर सकते कि कोरोना वबा क्या है। और सबसे ज़्यादा अच्छा अगर जो एजुकेट कर सकते हैं, वो मौलवी हज़रात कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से मौलवी हज़रात ने वो रोल प्ले नहीं किया, बल्कि वो जी। धमकी लगाते रहे कि हम तो ये जुलूस भी निकालेंगे, तुम कौन होते हो मना करने वाले, और और दूसरी चीज़ें हमें इस तरह से सुनने को मिली, जो कि बहुत ही अफ़सोसनाक बात है हमारे लिए। जी। अच्छा, तो मतलब ये था कि
जो लोगों के मज़हबी रवैये थे, यानी कि उनके अंदर कितनी मज़हबियत है, हुँ, तो हुँ। जो कोरोना से पहले जो मज़हबी रवैये थे और अब कोरोना के बाद के जो मज़हबी रवैये हैं, उनमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। यानी ऐसे नहीं हुआ कि लोग कोरोना की वजह से ज़्यादा मज़हबी हुए हैं और लोग या कोरोना की वजह से मज़हब से बेज़ार हुए हैं। तो रवैये तकरीबन यकसा हैं, जैसा कि हमने पहले मुशाहदा किए। हाँ, बिल्कुल अच्छा वैसे ही है। जी। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं और जो है हम ये देखते हैं कि इस कोरोना के बहरान से निपटने के लिए, हुँ, यानी हुँ। अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए, तो जो इटालियन गवर्नमेंट है उसने ऐलान किया है कि वो जितने भी इल्लीगल लोग हुँ, थे वहाँ, जिन हुँ, असाइलम सीकर थे या जिन्होंने पनाह ली हुई थी, तो तकरीबन मेरे ख्याल में 6 लाख के करीब लोग थे, तो उनको भी वो दे दी गई है, यानी नेशनैलिटी देने का ऐलान किया गया है ऐलान या किया। वर्क परमिट देने का ऐलान किया गया। वो आप बेहतर जानते हैं कि वो हुँ, बेसिकली हुँ। ऐलान क्या था। और हुँ, इसी हुँ। तरह ये भी देखा गया है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए भी लोगों को स्पेशल इंसेंटिव दिए गए हैं, पैसे दिए गए, कहा गया हुँ, है कि हुँ। अपना अपना मतलब होटलिंग वगैरह और ये चीज़ें आप जाएँ घूमें-फिरें और टूरिज़्म इंडस्ट्री को ना दोबारा से फ़रोग़ मिले। तो आप इस हुँ। बारे में बताएँ कि ये दोनों खबरें किस हद तक दुरुस्त हैं और क्या सूरत-ए-हाल है? हाँ, ये दोनों खबरें बिल्कुल दुरुस्त हैं और मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसका बिल जो है वो पास हो गया है और तकरीबन 5 लाख लोगों को जो है वो जो इल्ली क्योंकि यहाँ पे 8 लाख के करीब जो है वो इल्लीगल तारिक वतन है, तारिकीन वतन है या गैर मुल्की जो लोग रहते हैं इल्लीगली। तो उनको 5 लाख के करीब जो है लोगों को वर्क वर्क परमिट दिए जाएँगे। और उसकी मद में आप ये देखें कि जो हुकूमत को फ़ायदा होगा वो तकरीबन 2 बिलियन यूरो का जो है वो फ़ायदा मिलेगा। तो यानी कि आप ये समझिए कि वे मतलब क्विक मनी है जो कि फौरी तौर पर वो हासिल कर सकते हैं। तो और दूसरी बात ये कि चूँकि आपको पता है कि इटली एक एग्रीकल्चर मुल्क है और ज़राअत के ऊपर इसका दारोमदार है। तो यहाँ पर हर साल 2.5 लाख के करीब जो है वो जो है ज़राअत के शोबे में जो हैं लोग काम करने के लिए बैरून मुल्क से जो लेबर फोर्स होती है वो बाहर से आती है। तो इस साल चूँकि ये पैंडेमिक था तो बाहर से लोग नहीं आए। तो और इटालियन इटालियन भी गव काम नहीं करते हाँ, एग्रीकल्चर में। इटालियंस ये काम नहीं करते कि वो फ्रूट पिकिंग क्योंकि अब जो हाँ। है कि सब मुख्तलिफ जो मौसम सरमा की जो फसलें हैं वो बिल्कुल पक के तैयार खड़ी हैं और उन्होंने ये कहा कि अगर हम अगर हमने इन जो इल्लीगल लोग हैं अगर हम इनको लीगलाइज कर वर्क परमिट दे देते हैं तो हमारा लेबर फोर्स का मसला सॉल्व हो सकता है। तो उन्होंने जो है इसलिए बहुत अहम फैसला लिया और इसमें ये तो एक तो ये है इटालियन के लिए भी ये बहुत अच्छी बात थी और जो दूसरे जो गैर कानूनी गैर मुल्की लोग जो इल्लीगल यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो अब ये बिल पास हो चुका है और अब इसके ऊपर काम जारी है तो मेरे ख्याल में कि बहुत सारे लोग मतलब बड़ी तादाद में लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अब दूसरी बात ज़राअत और आ गई और दूसरी बात ये जो आपने टूरिज्म की बात की तो इटली का जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे जो कमाई का एक जरिया है वो टूरिज्म इंडस्ट्री है। तो उसको अब जाहिर सी बात है अब आपको पता है कि ये जो समर सीजन होता है इसमें इटली में हजार लाखों की तादाद में दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन चूंकि अब पेंडेमिक की वजह से उस तरह से लोग नहीं आएंगे बल्कि मेरा नहीं ख्याल कि इस दफा का जो समर सीजन है कि वो हो सके। तो गवर्नमेंट ने जो है उन लोगों के लिए बोनस का ऐलान किया और तकरीबन 500 यूरो एक टोकन जो है उन्होंने उसका इजरा किया है और उसका जो नेट है वो ये है कि जिन लोगों की 8,000 सालाना 8,500 यूरो जो तनख्वाह की सालाना जो कमाते हैं वो इस टोकन को हासिल कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए और वो फिर जो है वो विद इन इटली किसी भी जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, होटल जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं ताकि यानी कि मतलब वो एक ट्रेवलिंग टोकन है वो कि लोग अपनी फैमिलीज के साथ जाएं और उस टोकन को यूज करें और जिसकी वजह से जो होटल इंडस्ट्री है और जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी बूस्टअप होगी। तो मेरा ख्याल है कि सालाना 8,000 यूरो कमाने वालों में तकरीबन इटली के सारे ही लोग मतलब 70% लोग आ ही जाते हैं बल्कि इससे भी ज्यादा आ जाते हैं। तो आप ये देखें कि वो हुँ। पूरी इटालियन नेशन के लिए उन्होंने ये जो टोकन है उसको वो उन्होंने ऑफर किया है।
तो आप ये देखिएगा विद इन 2 एंड 3 मंथ्स जो है वो होटल इंडस्ट्री जो बिल्कुल बैठ गई है वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। दुरुस्त है, दुरुस्त है, दुरुस्त है। ठीक है। और बहुत शुक्रिया साइमा, और बहुत ही ना आपने मुफीद हमें जो है ना मालूमात मुहैया की, जो कि हमारे लिए मददगार हैं कि हम इस मौजूदा सूरत हाल को उसका सही एनालिसिस भी कर सकें और ये समझ सकें कि कोरोना जैसे बहरान जो हैं वो जब एक 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 मुल्क को हिट करते हैं तो उससे लोगों के मजहबी रवैये कैसे होते हैं, शख्सी रवैये कैसे हो सकते हैं, और उसके पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हो सकते हैं। और ये बात दुरुस्त है कि क्योंकि इटली में पहले से ही इदारे जो थे वो वेल डेवलप्ड थे, और हम्म। इसके अलावा ये भी बात है कि वहाँ कल्चरली वैसे मसाइल नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में इदारे भी वेल डेवलप्ड नहीं हैं, इकोनॉमी भी स्ट्रगल कर रही है और बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये मुमकिन है कि जो इटालियन एग्जाम्पल है वो जो है डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए, पाकिस्तान जैसे लोअर इनकम कंट्रीज के लिए जो है वो वहाँ पर रेप्लिकेट ना हो सके, वहाँ से अप्लाई ना हो सके। लेकिन जो दुरुस्त बात है वो ये है कि हमारे जैसे मुआशरों को भी तरक्की याफ्ता मुआशरों से सीखना चाहिए कि देखें कि जब बहरान आते हैं, चाहे वो मतलब खुशहाली के दौर हो या बहरान का दौर हो, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, अच्छा मार्केट सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट होता है, और लोगों के रवैये जो हैं, सेकुलर रवैये जो हैं, वो कितने मददगार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ सबक है कि अगर हम नहीं सीखेंगे, तो वैसी सूरत हाल का सामना करेंगे कि जैसे पाकिस्तान सामना कर रहा है। और अगर हम सीखेंगे तो पाकिस्तान भी इटली हो सकता है, पाकिस्तान के इदारे भी इटली की तरह के इदारे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक़्त दिया। थैंक यू दिशान कि आपने मुझे वक्त दिया और मुझे इस सेशन के लिए बुलाया। मोस्ट अ, वेलकम, आपका और आपकी पूरी टीम का मैं एक दफा फिर शुक्रिया कहती हूँ मोस्ट और वेलकम, सबको सलाम। थैंक यू। मोस्ट वेलकम।